नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और खबरों की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी जानकारी से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। उत्तर प्रदेश बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद है और गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता है, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होगी, कि शाम 4 से 5 बजे तक नाम की वापसी तय मानी जा रही है। खबरों की माने तो अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि इस पद के लिए 3 नामों पर चर्चा तेज चल रही है। पंकज चौधरी के अलावा यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह और बाबूराम निषाद के नाम पर भी रेस में वो बताए जा रहे हैं। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। भले ही अभी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी बीजेपी राज्य मुख्यालय में उत्साहित और साथ ही महाराजगंज के कार्यकर्ता और विधायक जमा होकर उनके समर्थन में जिंदाबाद के नारे भी लगाए रहे हैं। राज्य मुख्यालय में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष से लेकर महाराजगंज के विधायक तक शामिल हैं। ये नारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस को लेकर बढ़ते राजनीतिक तापमान को भी दर्शाते हैं। ऐसे में आज नामांकन प्रक्रिया चालू है और 2 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि पंकज चौधरी का नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी को लेकर लगातार जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है और पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ओबीसी समाज से आते हैं पंकज चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय ठाकुर इनपुट एडिटर हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज यूपी के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। अजय जी, किस तरीके से देखते हैं आज यूपी को? अगर मैं बात करूं कि आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है, 1.5 साल का लंबा इंतजार था अध्यक्ष पद को लेकर और ऐसे में लगभग जो नाम तय माने जा रहा है वो पंकज चौधरी सबसे आगे रेस में है। ऐसे में क्या लग रहा है? पंकज चौधरी का नाम जो है लगभग तय है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव जिस तरीके से आने वाले हैं, आगामी चुनाव हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से पार्टी किसी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए पार्टी की तरफ से पूर्णतया अगर माना जाए तो एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पंकज चौधरी अभी तक अच्छा खासा अपना रुतबा रखते हैं। कई बार सांसद भी रह चुके हैं, वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उसके साथ उनका कुर्मी ठाकुर पंडित जो समीकरण होता है, जो पूर्वांचल से जहाँ का तख्ता पलट होता है राजनीति का, एक तरीके से देखा जाए तो उसमें उनकी गहरी पकड़ है, जिसको लेकर शायद पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में ये ओबीसी समाज से आते हैं तो एक तरह का बड़ा दाव भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ओबीसी समाज को साधने के लिए बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है। अजय जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की राजनीति कर रही है, उसको एक तो पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से पंकज चौधरी को चुना गया है, ताकि वहां का कुर्मी और ठाकुर पंडित के साथ साथ जो पीडीए है उसको भी एक गहरी मात दी जा सके। और क्योंकि इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की आपने बात की, तो क्या आपको लग रहा है कि वो भी विरोध करेंगे? क्योंकि एक तरह से ये आने वाले चुनाव के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि कुर्मी समाज को साधने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अजय देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जो भी अपने फैसले आजमाती रही है और बीजेपी उनको कहीं ना कहीं पटकनी देती रही है, वो चीज साफ हो जाती है। और क्योंकि लगातार बीजेपी सत्ता में है, सत्ता में होने के साथ साथ क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव भी डालेंगे पंकज चौधरी जो है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल की राजनीति देखी जाए तो वहां से तख्ता पलट होता है और लगातार वहां पर आप देख सकती है समाजवादी पार्टियां अपनी बहुत कम सीटें निकाल पाई है अभी तक, इसलिए ज्यादा कुछ प्रभाव समाजवादी पार्टी डाल नहीं पाई। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करूं तो कई नाम इसमें आगे चल रहे थे। साध्वी जो हैं, साध्वी निरंजन, उनका भी नाम चल रहा था एक महिला होने के नाते, लेकिन अब जो नाम है वो पंकज चौधरी का नाम चल रहा है। तो बाकी नाम इस तरह से पीछे हो गए, 4-5 नाम जो निकलकर सामने आ रहे हैं और अचानक से ये नाम आ गया है। तो इसको लेकर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ज्यादा करीबी है, इसकी वजह से ये नाम आगे चल रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी का ये हमेशा का मास्टर स्ट्रोक है कि आप दिल्ली चुनाव देखें या फिर उसके बाद आप हरियाणा या एमपी चुनाव देखें, राजस्थान चुनाव देखें, तो हर बार जो है बीजेपी एक संगी को सामने लाती है। अचानक से एक नया चेहरा उभर कर आता है जिसको पार्टी सारी जिम्मेदारी सौंपती है। और एक नया चेहरा होने के साथ साथ, क्योंकि पंकज चौधरी लगातार सांसद भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और संघ के संगठन को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा है इन्होंने, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजय जी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज पंकज चौधरी के नाम का लगभग तय माना जा रहा है और इसको लेकर यूपी में भी हलचल तेज हो गई है और कल नामांकन की घोषणा हो जाएगी। यूपी के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में फैसला दिल्ली में लिया जाता है और उन्हें किसी भी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में स्थिति के लिए बीजेपी और अकाली गठबंधन जरूरी है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मुझसे बीजेपी में कोई भी सलाह नहीं ली जाती है और मेरे पास 60 साल का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन मैं खुद को पार्टी पर थोप नहीं सकता। हालांकि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में वापसी की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उससे उन्हें आज भी गहरी पीड़ा है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद ही कष्टदायक रहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कभी उनके मदद मांगेंगी तो वो उनके सहायता वो जरूर करेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि वो कांग्रेस में वापसी कर देते हैं। इसके बाद से अब बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में मुझसे सलाह नहीं ली जाती है। अमरिंदर सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया है और ऐसे में अब जो अटकलें लग रही है वो ये लग रही है कि वो फिर से एक बार कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हालांकि कई बड़े बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे बीजेपी में कोई भी सलाह नहीं ली जाती है और जो भी फैसले होते हैं वो बीजेपी दिल्ली में ही लेती है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अव्वल मलिक जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमरिंदर सिंह जो हैं वो कांग्रेस में फिर वापसी कर सकते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, जहां तक विषय है अमरिंदर सिंह जी का, तो वो निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं, पंजाब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी से परेशान होकर निश्चित रूप से उन्हें प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया और उसके पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी के संग आए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये एक फैक्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से जो अटकलें चल रही हैं, जो जिस प्रकार की बात सोशल मीडिया में की जा रही है, मैं समझता हूं उसमें कोई भी किसी रूप में तथ्य नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उन्होंने ये कहा है कि उनके जो भी निर्णय होते हैं या फिर सलाह मशवरा उनसे नहीं लिया जाता है और जो भी फैसले होते हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं। ये तो एक तरह का आरोप हो गया मलिक जी। जी नहीं, देखिए ये आरोप मैं समझता हूं नहीं है, ये उन्होंने अपना विषय रखा है और निश्चित रूप से सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भारतीय जनता पार्टी में है, अपना विषय रखने की पूर्ण रूप से इजाजत है, अनुमति है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से उनकी राय का, वो ली जाती है और ली जाएगी और लिया जाना मैं समझता हूं अत्यंत आवश्यक है। और अगर कोई भी किसी प्रकार की पीड़ा रही होगी तो उन्होंने वो व्यक्त की है और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष भी माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, BL संतोष जी के समक्ष भी वो अपना विषय रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और तत्काल प्रभाव से जिस भी विषय को उनके द्वारा संज्ञान में दिया जाएगा उस पर तत्काल उस विषय में कार्रवाई की जाएगी, जो भी आवश्यक होगा। बिल्कुल, एक तरह से ये भी बयान वो कह रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी अगर वो मदद मांगेंगी तो वो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, तो कहीं ना कहीं लगाव है, अभी भी लग रहा है आपको? नहीं, देखिए जहां तक विषय है एक तरीके से लगाव का या फिर पीछे ना हटने का, मैं समझता हूं जहां तक सोनिया जी का विषय है तो एक तरीके से अगर किसी के पारिवारिक संबंध है तो वो रहते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो। अगर मेरे किसी से पारिवारिक संबंध है तो हमारे बहुत से राजनीतिक दलों में अनेकों लोगों से पारिवारिक संबंध हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाएंगे। पारिवारिक संबंध रहते हैं, लेकिन अपनी चॉइस होती है कि व्यक्ति को किस पार्टी में रहना है और किस राजनीतिक दल के संग काम करना है, और सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है पब्लिक सर्विस। और अमरिंदर जी का पूर्ण रूप से लक्ष्य पब्लिक सर्विस है और वो बीजेपी के माध्यम से कर रहे हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत धन्यवाद।
जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में फैसला दिल्ली में लिया जाता है और उन्हें किसी भी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस में दोबारा वो शामिल नहीं होंगे और इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे पास कई सालों का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन मैं खुद को पार्टी पर थोप नहीं सकता हूं। हालांकि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में वापसी की सभी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने का सवाल पैदा नहीं होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया, उससे उन्हें आज भी गहरी पीड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये अनुभव उनके लिए बेहद ही कष्टदायक रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कभी उनसे मदद मांगेंगी तो वो उनकी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा है कि कांग्रेस का सिस्टम ज़्यादा लोकतांत्रिक था। कांग्रेस में नेताओं से सलाह ली जाती थी और हाईकमान तक पहुंचाना आसान था। उनके मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना और कांग्रेस हाईकमान से मिलने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपना फैसला सार्वजनिक नहीं करती है और जमीनी स्तर के नेताओं से चर्चा के बिना ही निर्णय लिया जाता है। जानकारी आपको दे दें कि अमरिंदर सिंह ने नवजोत कौर सिद्धू के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देते हैं वही पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है। ये जानकारी आपको दे कि अमरिंदर सिंह ने सिद्धू दंपति पर सतीश बघेल जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं अमरिंदर सिंह के इस बयान को, क्योंकि कई तरह के सवाल उठाए हैं। और पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि कांग्रेस में क्या वापसी कर सकते हैं एक बार फिर से? सतीश जी। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। क्या लग रहा है कि अमरिंदर सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकेंगे? ये तो पार्टी की जो हाई कमान है वो तय करेगी कि उन्हें वापसी लेना है या नहीं लेना है। और बट इस बात से और उनकी स्टेटमेंट से ये पता लगता है, क्लियर साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और बीजेपी में फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, इनका जो बयान आया है और इन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं, एक तो सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है और जितने भी फैसले होते हैं वो दिल्ली से लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये उन्होंने बिल्कुल 100% ट्रू बोला है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बैठक के एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने बताया कि बीजेपी में बोलना सख्त मना है और मांगना भी सख्त मना है। आप कुछ मांग भी नहीं सकते हैं। तो जिस पार्टी में आप खुलकर अपने विचार नहीं रख सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं, तो आप इस भारत के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हो अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का, तो उनके लिए आप कैसे काम कर पाओगे? इसका मतलब जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है उसका कोई वो नहीं है, अपनी ना कोई ऑथेंटिसिटी है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना ही कोई अथॉरिटी है। वो तो फिर एक प्रकार से मैं ये कहूंगा एक रबर स्टैंप है, और उन रबर स्टैंपों को इकट्ठा करके बीजेपी का जो हाई कमान है, जो दो लोग इस देश को चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, वो उनका मिसयूज कर रहे हैं सभी का, क्योंकि वो एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इनका एक और बयान आया है कि मुख्यमंत्री पद से जब कांग्रेस ने इन्हें हटाया था तो उस समय की पीड़ा अभी भी इन्हें कहीं ना कहीं दर्द पहुंचा रही है। क्या कहेंगे इसको लेके? हो सकता है दर्द उनका लाजमी है। हर किसी को जब कोई अपने पद से हटता है, और जिसने कई बार मुख्यमंत्री का पद संभाला हो, स्टेट का चीफ रहा हो, तो मैं ये कहूंगा कि दर्द उनका मतलब स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है ये दर्द का। बाकी बड़ा दिल दिखाना चाहिए हमारे जो पुराने नेता हैं, जो लीडरशिप है, जब वो काम कर ले तो उन्हें जो भी हमारे यंग लीडर हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनको उसको पहचानना चाहिए और उसको आगे लेके आना चाहिए। मैं यही मतलब मेरी वो है सोच। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। थैंक यू सो मच।
बयान सामने आया है अरविंदर सिंह का और उन्होंने कहा कि कई तरह के बयान दिए हैं बीजेपी पर। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया और कहा है कि बीजेपी में मुझसे सलाह नहीं ली जाती और इसको लेकर अब राजनीति जो है वो चरम पर है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद भवन में हमले की आज 24वीं बरसी है और देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शहीदों को याद कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और अन्य सांसदों ने आज साल 2001 में संसद पर हुए हमलों की बरसी पर उसमें जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सदन में 2001 के सदन हमले की बरसी के अवसर पर जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संसद हमले में अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद से संबंधित 5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने नई दिल्ली में संसद परिसर में धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक समेत करीब 14 लोगों की जान चली गई। यह आतंकी हमला संसद की कार्रवाई स्थगित होने के लगभग 40 मिनट बाद हुई, जब इमारत में करीब 100 सांसद मौजूद थे। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत पहुंचे हैं। उनके साथ उनके कई जो टीम थी वो भी पहुंची और ऐसे में तीनों खिलाड़ी इस दौरान करीब 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने आज कोलकाता में 70 फीट ऊंचे स्टैचू का वर्चुअली उद्घाटन किया और इस दौरान लियोनेल मेसी शाहरुख खान से भी मिले। मेसी यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन UNICEF के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके तहत वो भारत में G8 इंडिया टूर कर रहे हैं और मेसी 15 दिसंबर तक यानी कि 3 दिनों में 4 शहरों का दौरा करेंगे और इसमें हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी शामिल है। वो कोलकाता में ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से मिलेंगे और इस दिन उन्होंने मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी मिले। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ ही उनका ये दौरा खत्म होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नाम से अब जो है वो पूज्य बापू ग्रामीण योजना रोजगार योजना होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक्ट के नाम बदलने के और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। खबरों की माने तो काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मनरेगा या फिर NREGA के नाम से जाना जाएगा। ये सरकार की एक खास स्कीम है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों को रोजी रोटी की सुरक्षा बढ़ाना है और इसके तहत हर उस परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाले मजदूरी वाला काम दिया जाएगा, जिसके बड़े सदस्य बिना हुनर का काम करने के लिए अपनी मर्जी से वो तैयार हो जाते हैं और इसमें 2005 में लागू किया गया था, जिसके बाद से मोदी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे NCR क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता में अचानक आई गिरावट के बाद से दिल्ली NCR में ग्रेप का तीसरा चरण दोबारा लागू कर दिया गया है और आज सुबह दिल्ली का औसतम वायु गुणवत्ता सूचांक 401 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यहां पर 300 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया था। सुबह होते ही दिल्ली और नोएडा के आसपास के इलाकों में घना स्मॉग छाया रहता है। विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रात भर हवा की रफ्तार बेहद ही धीमी रही और वातावरण की स्थिति जो है वो बेहद ही प्रदूषण फैला हुआ है और ऐसे में हवा में जो कण है वो पूरी तरह से जम चुके हैं। इसको लेकर लगातार अब जो है सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के मानक तैयार किए गए हैं। लोगों से मास्क लगाने की और आंखों में जलन को लेकर भी लगातार बोला जा रहा है और इसको लेकर दिल्ली NCR में ग्रेप 3 के तहत सख्त पाबंदी लागू कर दी गई है और इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को और बढ़ाने में रोकना और AQI को खतरनाक सीमा में जाने से पहले काबू में लाना है। देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में उसकी मां और 2 जवान बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी
दोपहर 2 बजे के आसपास हुई है और ये मामला तब सामने आया जब कोर्ट के आदेश पर एक टीम मकान को कब्जे में लेने पहुंची थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलने पर अंदर का नजारा देखकर सब के होश उड़ गए। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और इसमें परिवार के लंबे समय से डिप्रेशन में होने की बात लिखी गई है। कोर्ट द्वारा नियुक्त एक टीम पुलिस के साथ कालकाजी स्थित घर पहुंची और टीम के पास प्रॉपर्टी का कब्जा लेने का अदालती आदेश भी था। अधिकारियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका होने पर डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया गया। दरवाजा खुलते ही सामने 3 शव फंदे से लटके हुए मिले। पुलिस ने तुरंत ही शव को नीचे उतारा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के अपने सपने को साकार करने के लिए देश विदेश से भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर आधारशिला रखने जाने के बाद से अब तक लगभग 5 करोड़ की राशि जुटाई जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं कबीर ने बताया कि उन्हें एक ही व्यक्ति से 1 करोड़ का चंदा देने का वादा किया गया था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रावधान स्थापित किए जाने के बाद से विदेशों से और अधिक धन प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बेहद ही आत्मविश्वास से कहा है कि हम कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश और इंग्लैंड सहित विदेशों से दान के लिए फोन आ रहे हैं। पूर्व टीएमसी विधायक को न केवल बाबरी मस्जिद के अपने सपनों पर भरोसा है, बल्कि आधारशिला समारोह पर भी मिली भारी समर्थन के बाद से अपनी नई राजनीतिक पारी पर भी पूरा भरोसा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक समय तुर्कमेनिस्तान में हैं और वो इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर वहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की चाहत में वो अपने भयंकर बेइज्जती करा बैठे। इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट की बैठक में पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। शहबाज शरीफ और पुतिन की मीटिंग होनी थी, लेकिन पुतिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुतिन का इंतजार कर रहे शहबाज को देखा गया। इस दौरान शहबाज को काफी बेचैन भी देखा गया। उनके साथ उनकी कैबिनेट के कई बड़े मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, जिसने वहां के आंखों में बात करते हुए नजर आए। लेकिन जब पुतिन मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे तो शहबाज उन्हें हॉल की तरफ गए और जहां पर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति की मीटिंग चल रही थी, लेकिन वो 10 मिनट के भीतर ही उस हॉल के बाहर भी निकल आए। हालांकि बाद में शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात भी हुई, लेकिन शहबाज शरीफ इस कदर बेइज्जती हो गई कि यह पहला मामला नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।